एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग इससे पहले की क्लास में डिस्कस किए थे एग्रीकल्चर का डेफिनेशन, उसका मीनिंग और उसके अलग अलग नाम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। तो फार्मिंग को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो देखो, फार्मिंग जो है पूरे वर्ल्ड में उसको किया जाता है। तो उसके ज्योग्राफिकल कंडीशन, उसके क्लाइमेट कैसा है, सॉइल का टेक्सचर कैसे होते हैं, डिमांड ऑफ प्रोसीजर्स, तो मतलब कौन से क्रॉप्स का जो डिमांड है वो कितने हैं, लेबर कौन से क्रॉप्स में कितने लेबर चाहिए होते हैं, या फिर उसकी टेक्नोलॉजी जो यूज होता है फार्मिंग में, उसके हिसाब से फार्मिंग को दो भाग में डिवाइड किया गया, 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड अदर इज कमर्शियल फार्मिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो क्या होता है। तो इस टाइप ऑफ फार्मिंग जो है वो एक फार्मर्स के जो फैमिली की जो ज़रूरत होता है उसको पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक फार्मर्स होते हैं, उनको एक साल में कितना क्रॉप्स चाहिए खुद खाने के लिए, तो उसके लिए वो लोग जितना अमाउंट का क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं उसको ही बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो ये जो फार्मिंग होता है वो ट्रेडिशनली वे में किया जाता है। ट्रेडिशनली वे मतलब जो पुराने ज़माने में होता था, लाइक द बुलक कार्ट, जो कि बुलक को के मदद से फील्ड को प्लोइंग किया जाता है, या फिर जो खुद इंसान जो है अपने हाथ से सीड्स को सोइंग करते हैं, उसको बुनते हैं। तो वो जो जितना भी जो तरीका होता है वो सभी ट्रेडिशनली वे से किया जाता है। तो यहाँ पे जो है मशीन का यूज नहीं होता, कोई भी हाई HYV सीड्स का यूज नहीं होता, या फिर कोई भी फर्टिलाइजर्स का यूज भी नहीं होता जो कि केमिकल्स में मिला होता है। तो जो फर्टिलाइजर्स यहाँ पे यूज होता है वो होता है मेन्योर, जो कि काऊ डंग से और बाकी के ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। तो उसी हिसाब से जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग किया जाता है। और यहाँ पे जो है आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं होता, खाली एक स्मॉल फैमिली की नीड्स जितनी होती है उतना ही यहाँ पे किया जाता है। तो ठीक सब्सिस्टेंस फार्मिंग को फिर से 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और दूसरे को बोलते हैं प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस। तो आप देखते हैं कि जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस होता है वो क्या होता है। तो देखो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग दोनों जो है करीब करीब एक जैसा होता है। तो फार्मर जो होते हैं इंटेंसिव फार्मिंग में छोटे से ज़मीन को वो सिंपल टूल्स यूज करके और ज़्यादा लेबर वहाँ पे लगा के वहाँ पे लैंड को कल्टीवेट किया जाता है। तो क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल्स परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन 1 क्रॉप्स एनुअली ऑन द सेम प्लॉट्स। तो वहाँ के क्लाइमेट और बहुत सारे लेबर और फर्टाइल सॉइल्स जो है उन ज़मीन पे एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप्स करने का परमिशन देता है। तो जो मेन क्रॉप्स होता है वो होता है राइस। तो राइस को छोड़ के बाकी जो अदर क्रॉप्स होते हैं वो होते हैं व्हीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। तो गेहूँ, कॉर्न या फिर जो मक्का बोलते हैं, पल्सेस दाल, और बाकी का ऑयल सीड्स जो है वो भी एनुअली ग्रो किया जाता है। Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon region of South, Southeast and East Asia। तो जहाँ पे thickly populated area, जहाँ पे ज़्यादा populations होते हैं, जैसे कि मानसून रीजन पे जहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है इरिगेशन का फैसिलिटीज भी नहीं होता है, इनको मानसून का जो रेन होता है, रेन वाटर पे ही डिपेंड करना पड़ता है। तो इसलिए मानसून रीजन पे ये इस टाइप का फार्मिंग जो है वो ज़्यादा किया जाता है। कौन कौन से एरिया में? साउथ वर्ल्ड के जो साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में और ईस्ट एशिया में ज़्यादा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो प्राइमेटिव एग्रीकल्चर में क्या होता है, इसको फिर से 2 भाग में डिवाइड किया गया। उसमें 2 तरीके के कल्टीवेशन होता है। एक को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरे को बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग। तो देखो, आप देखते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो क्या होता है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसा हो रहा होगा। शिफ्टिंग का मतलब होता है शिफ्ट करना, मतलब एक जगह छोड़ के दूसरे जगह पे जाना। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है जहाँ पे घना जंगल होते हैं, थिकली फॉरेस्टेड एरियाज, तो जहाँ पे बहुत सारे जंगल एरिया होते हैं वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। तो कौन कौन से एरिया में? देखो, अमेजन बेसिन में होता है, जहाँ पे अमेजन रिवर होता है उसके साइड एरिया में। ट्रॉपिकल अफ्रीका में जहाँ पे घना जंगल होता है वहाँ पे। साउथ ईस्ट एशिया पे और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। तो दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। तो इन जितने भी एरियाज हैं बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है यहाँ पे, और
यहाँ का जो वेजिटेशंस होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। तो ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। तो देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में सबसे पहले क्या करते हैं, एक बड़ा सा लैंड को पहले क्लियर करते हैं, जितने भी पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, उसको पहले काट देते हैं और उसको साफ़ कर देते हैं। काटने के बाद जो नीचे का जो छोटा छोटा पेड़ रहता है या फिर उसका जो रिमेनिंग पार्ट्स रहता है उसको वो जला देते हैं, बर्निंग देम। द एसेस आर देन मिक्सड विद द सॉइल एंड द क्रॉप्स लाइक मेज, याम, पोटैटोज एंड कसावा आर ग्रोन। तो इसके बाद जो बर्निंग करने के बाद जो एश होता है उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है और वहाँ पे देखो कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होता है, कॉर्न, मेज जो कि मक्का बोलते हो, याम, पोटैटोज एंड कसावा। तो ये सभी क्रॉप्स जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ग्रो होता है। तो आफ्टर द सॉयल लॉसेस इज फर्टिलिटी द लैंड इज एबंडेंट एंड द कल्टिवेटर्स मूव टू ए न्यू प्लॉट। तो जब उस ज़मीन का जो फर्टिलिटी होता है जब वो कम हो जाता है तो उसके बाद उस ज़मीन को वो छोड़ देते हैं और फिर से किसी नए ज़मीन के तलाश में वो लोग शिफ्ट कर देते हैं और फिर से वो वही प्रोसीजर रिपीट करते हैं। वहाँ पे फिर से जंगल काटते हैं, उसको साफ़ करते हैं और उसको जला के फिर से वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे देखो वो लोग हमेशा जगह चेंज करते रहते हैं तो इसलिए इसका नाम रखा गया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो इसका जो दूसरा नाम है वो होता है स्लैश एंड बर्न। तो स्लैश का मतलब होता है काटना और बर्न का मतलब होता है उसको जलाना। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही तरीका यूज होता है इसलिए उसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के और भी बहुत सारे नाम हैं अलग अलग जगह पे। तो इसको कौन कौन सी जगह पे क्या बोलते हैं, झूमिंग। तो हमारे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहाँ पे उसको झूमिंग कल्टीवेशन और झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। मेक्सिको, तो मेक्सिको में उसका नाम होता है मिल्पा, ब्राज़ील में उसका नाम होता है रोका एंड मलेशिया में इसका नाम होता है लडंग। तो ऐसे ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। फिर देखो नेक्स्ट देखते हैं नोमैडिक हर्डिंग। तो नोमैडिक हर्डिंग जो है वो क्या होता है, नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो जो नोमैडिक हर्डिंग होता है उसको सेमी एरिड और एरिड का मतलब होता है जो कि ड्राई रीजन बोलते हैं। तो जो कि आधा ड्राई, सेमी एरिड मतलब कि ज़्यादा ड्राई नहीं कि ज़्यादा गीला नहीं, जो कि आधा ठीक ठाक रहता है। सेमी एरिड और एरिड जो कि पूरा ड्राई रीजन्स जैसे कि डेजर्ट एरिया होता है उसमें प्रैक्टिस होता है। तो कौन कौन से एरिया में देखो, वर्ल्ड में जो है सहारा डेजर्ट होता है उस पार्ट में होता है, सेंट्रल एशिया, एशिया के सेंट्रल पार्ट्स में होता है एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के भी कुछ कुछ एरिया में होता है जैसे कि राजस्थान, वहाँ पे डेजर्ट देखने को मिलता है। और जम्मू एंड कश्मीर उसमें भी जो है लद्दाख जिसको कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। तो इसी एरिया में जो है नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस किया जाता है। तो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द हर्ड्समैन मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फूडर एंड वाटर अलोंग डिफाइंड रूट्स। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो हर्डर्स होते हैं, हर्ड्समैन का मतलब होता है जो लोग एनिमल्स को पालते हैं उनको हर्डर और हर्ड्समैन बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं विद देयर एनिमल्स, अपने एनिमल्स के साथ, और फूडर एंड वाटर अपने साथ जो खाना और पानी को रखते हैं सभी को वो एक साथ लेके इधर से उधर वो घूमते रहते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट एराइजेस इन रेस्पॉन्सेस टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट एंड टराइन। तो ये जो है वो ये जो मूवमेंट है वो क्लाइमेटिक के हिसाब से और टराइन के हिसाब से किया जाता है। मतलब एक एरिया का क्लाइमेट कैसा है और उसका जो लैंडफॉर्म है टराइन वो कैसा है। तो सीप, कैमेल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर। तो यहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग में कौन कौन से एनिमल्स को पाला जाता है या फिर फार्मिंग होता है, सीप, कैमेल, याक एंड गोट्स। They provide milk, meat, wool, hides and other products to the herders and their families। तो इन्हीं सभी एनिमल से उनको क्या क्या चीज़ मिलता है, उनको खाने के लिए मीट मिलता है, पीने के लिए मिल्क मिलता है। वो लोग ऊल से जो गर्म कपड़े होते हैं वो बनवाते हैं, और हाइड्स जो कि उनके एनिमल्स के स्किन से वो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों जो है हर्डर्स के फैमिलीज़ को वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये था सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे कमर्शियल फार्मिंग के बारे में।
तो यहाँ बुक पे देखो एक और फार्मिंग के बारे में दिया है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, मैन्योर हो या फिर जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स होता है उसको ही यूज किया जाता है। तो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड आर यूज इंस्टेड ऑफ केमिकल एंड नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। तो यहाँ पे देखो कोई भी केमिकल यूज नहीं होता या फिर मशीन मेड चीज़ यूज नहीं होता या फिर मशीन भी यूज नहीं होता। तो ट्रैक्टर का यूज नहीं होता या फिर जो प्लोइंग मशीन होता है, थ्रेसिंग मशीन होता है, किसी भी टाइप्स के मशीन या फिर हैंड पंप या फिर मोटर कुछ भी यहाँ पे यूज नहीं होता है। जो भी होता है वो सभी खुद लेबर करते हैं या फिर उस वहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज होता है। और ना ही वो कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, मतलब जैसे कि पहले के लोग जो करते आ रहे थे, नेक्स्ट पीढ़ी जो होते हैं वो कोई भी बदलाव या कोई भी चेंज नहीं करते। जो पहले से चला आ रहा था वही उसी को ही वो कंटिन्यू करते हैं। तो वो अपने यील्ड को, मतलब अपनी क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए, उसका जो फसल का अमाउंट है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो कोई भी दूसरा तरीका यूज नहीं करते हैं। जो HYV सीड्स होते हैं जिसमें से कि ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो होता है, तो उस टाइप का सीड्स भी वो यूज नहीं करते हैं। तो जो भी होता है वो सभी ट्रेडिशनल वे में होता है और सभी ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग।